public administration in Islam slash good governance in Islam slash role of civil servant in Islam slash leadership in Islam. जो मैंने बात कही थी ग्रुप के अंदर कि ये जो 4 क्लासेस है ये अप टू 80% आपका सिलेबस कवर करेंगे। अब आप ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये हर पेपर में मिलेगा आपको, सही है। और अगर कुछ भी आए, सेम डेटा, सेम आयत, सेम हदीस लगती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें देखना है कि एक इस्लामी रियासत कैसी होती, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी सब्जेक्ट है ना ऑप्शनल, ये ये सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा। आइए जरा पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम। दो तरह की स्टेट्स होती है हमारे पास, ठीक है। ये ठीक है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि गवर्नमेंट जो है यानी हुकूमत जो है वो शहरियों का ख्याल रखेगी, तमाम लोगों को राइट्स मिलेंगे। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट देगी, अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो गवर्नमेंट देगी, और जब तक उसकी नौकरी नहीं लग रही है गवर्नमेंट उसको मंथली स्टिपेंड दिया करेगी जिससे उसके घर का गुजारा हो। वेलफेयर का मतलब होता है कि हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोगों को पहुंचाना। इसकी जो मिसाल आज की दुनिया में है स्कैंडिनेवियन नेशंस है, जैसे आपके पास डेनमार्क है, आइलैंड है, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये वाले जो ममालिक है इनमें क्राइम रेट ऑलमोस्ट जीरो है, जेल बंद हो चुकी है, पुलिस का कोई काम नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने इतना अच्छा संभाला है कि वहां क्राइम नहीं होता, ठीक है। वो वेलफेयर स्टेट। अच्छा मैं आपको मॉडर्न से मिसाल इसलिए देता हूँ कि आप हमेशा पेपर में लिखोगे। चले जी, आपको समझ में आ गया कि वेलफेयर स्टेट होती क्या है, जिसमें गवर्नमेंट सारे काम करती है। क्या क्या होता है उसके अंदर, आइए जरा देखें। अथॉरिटी, अथॉरिटी सुप्रीम होगी, यानी एक अल्लाह की अथॉरिटी होगी बस, कोई और नहीं होगा इसमें शामिल। अच्छा, इस्लामिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खिलाफत का रोल है। खिलाफत क्या होती है, जैसे हमारा गवर्नर होता है ना, जैसे एक सूबे का गवर्नर है, उस दौर में खलीफा चुना जाता था, सारे लोग मिलके इलेक्ट करते थे, और एक बंदा होता था उसको खलीफा कहते थे, ठीक है। तो खिलाफत होगी। फिर इस्लाम ने कहा शूरा, कंसल्टेशन। शूरा का मतलब यह है कि अब जैसे एक मसला आ गया, वो मसला कुरान और हदीस उस मामले में खामोश है,
उसको हल करना है। मिसाल के तौर पे अभी मसला ये आया कि क्रिप्टो करेंसी से जो अर्निंग है, एक इदारा है, मैं क्या गवर्नमेंट इदारे की बात कर लेता हूँ, बेतहाशा रिश्वत है, करप्शन है, सारी चीजें। अब इसकी है कि मौलाना साहब ये जो मैं कर रहा हूँ कि मैं तो सही तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो इदारा ही करप्शन पे चल रहा है, जब तक ऊपर के पैसे नहीं तो काम नहीं होता, आपको भी थोड़े थोड़े पैसे देने। तो आया ये ठीक है या नहीं? अब मौलाना साहब क्या करेंगे कि वो हिस्ट्री में ढूंढेंगे कि क्या ऐसी कोई मिसाल कभी हमें कहीं मिली है। अच्छा, फिर एक मान लेते हैं कि हदीस में नहीं और कुरान में इस तरह की कोई चीज नहीं आई, फिर तमाम उलेमा का एक बोर्ड होता है, हर फिके का बंदा बैठता है, वो सजेशन देता है ऐसा कर ले वैसा करते हैं। फिर कुरान और हदीस की रोशनी में रिसर्च करके अंबिया से लेके किसी ना किसी के कॉल अकवाल से लेकर वो एक मशवरा देते हैं, एक फाइनल डिसीजन देते हैं, वो जो जमात है ना वो शूरा कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? इस्लाम कहता है कि जो भी इस्लामिक रियासत होगी उसका जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग होगा। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई। ट्रांसपेरेंसी मतलब के लेन देन के मामला जो है वो फेयर होंगे। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, हर किसी का एहतसाब होगा। रूल ऑफ लॉ यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। ये 8 मेन बता, बाकी 9-10 तक आप ले जा सकते हो उसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम। ये वो सारी चीजें हैं जो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते हो। यहां तक समझ में आ गया? कोई एक बच्चा बता दे कि क्लियर हो गया, ताकि फिर हम आगे चले। ओके, अब आगे का सवाल आता है। देखें ये, देखें क्या चीज है। ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम में कैसी होनी चाहिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि एक सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो सिविल सर्वेंट है ना, वो बादशाह नहीं होता, वो गुलाम होता। बात यहीं से समझ में आ जाएगी कि जो चीफ होता है, जो गवर्नर है, ही इज द सर्वेंट। इवन अभी मैं गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहा हूँ, एक टाउन है, उसका मैं ऑफिसर हूँ। तो इसके जो मामलात है, अवाम जो है मेरे ऑफिस में मुझसे सवाल कर सकती है आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चेयरमैन है
जिस जो भी एरिया उसको मिला हुआ है, चाहे छोटी सी यूसी का हो या पूरे टाउन का हो, ही इज आंसरेबल। और वो जो है नौकर है, खिदमतगार है। लेकिन आज का ट्रेंड उल्टा है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपने आप को बादशाह समझता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे हदीस, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि इस बच्चे के पास कोई नॉलेज है। अब पहला काम क्या होगा, लेट सपोज आप जो है एक इस्लामिक रियासत के असिस्टेंट कमिश्नर लगे, एक एरिया के। बीइंग अ मुस्लिम, आपका पहला काम ये होगा, उस एरिया में मेक श्योर करेंगे कि वहां पे रिलीजन और शरिया है या नहीं है। क्या वहां के लोग अपनी जिंदगी इस्लाम के तहत गुजार रहे हैं, नहीं गुजार रहे। फिर आप क्या देखेंगे, क्या वहां लोगों को जस्टिस मिल रहा है। ये आपका काम है। उसके बाद उस जगह का लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करना भी सिविल सर्वेंट का काम है। क्रिमिनल कोड अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अच्छा मुझे ये बताएं, आप में से किसी को पता है कि चोरी करने पर, किसी का कत्ल करने पर इस्लाम क्या सजा देता है? ये किस टाइप की सजाएं मौजूद है? जरा चैट पे बताइएगा। सर कलम कर देना, हाथ काटना, कयास, दियत, ऐसे ही है। अगर कोई छोटी चोरी करता है ना, उसकी सजा होती है कोड़े। 80 कोड़े मार दो, 40 कोड़े मार दिए, फिर सजा थोड़ी सी बढ़ाई जाती है। इस्लाम जो है ना, इस तरह की सजाएं देता है कि बाद में वो बंदा वो क्राइम ना कमिट कर सके। आगे चलते हैं। इसके बाद छठा पॉइंट है, जो भी लीडर है उसकी मदद करनी है, अपनी जगह का डिफेंस करना है, फिर टैक्सेस और जक़ात लेना है। ये भी सिविल सर्वेंट का काम होता है। पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। पब्लिक वेलफेयर का क्या मतलब है? अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना है। ये भी मैंने 8 लिख दिए, लेकिन और भी आप चीजें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये 2 चीज हो गई। अब आगे बढ़े। सही है, नोट्स यानी मिल जाएंगे आपको इसके। जरा क्विकली देखते हैं कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे नंबर 12 से 14 आ जाए। सबसे पहले कुछ इस्लामिक वाकयात है, हदीस है। मिसाल के तौर पे पहली हदीस ये है, चीफ वाली, जो मैंने लिखी भी उसमें। ठीक हो गया। नंबर 2, अच्छा इस तरह से आदत बनाए अपने नोट्स बनाने की
कि आप सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर आप लिखेंगे कि कौन सी हदीस है, कहाँ पे लिखना है, क्या करना है। फिर कुरान, होली कुरान कहता है, वो टू दोज हु डू फ्रॉड। ठीक है, ये कुरान है। इसी तरीके से स्पीक द ट्रुथ, ये हदीस है। और भी नोट्स में आयत और हदीस है, आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद क्या लगाना होता है? स्टोरी। अब आप बोलोगे सर कौन सी स्टोरी? पहली स्टोरी है हजरत उमर का, वो वाकया याद होगा क्लॉथ वाला, याद है बच्चों? जो जुम्मे में वो खुतबा दे रहे होते हैं और एक बंदा उनसे क्या पूछता है कि उमर, सबके हिस्से में एक एक चादर का टुकड़ा आया, तुम्हारे पास दो कैसा है? ये याद है आप लोगों को? नहीं सुना? अच्छा, देखिए हजरत उमर जो है वो खलीफा थे और जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। जब जुम्मे का खुतबा होता है तो इमाम मिंबर पे खड़ा होता है और वो फिर अपना वाज शुरू करते हैं, नसीहत शुरू करता है। बीच में एक शख्स ने उनको टोका और कहा कि उमर, ये दो चादर के हिस्से तुम्हारे पास कैसे है? मतलब एक चादर आप लपेट रहे हो। वो कहते हैं कि भाई जंग में, माले गनीमत में सबके हिस्से में एक एक आया, तुम्हारे पास दो कहां से है? आप देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी कैसी है। एक नॉर्मल बंदा अपने गवर्नर से जुम्मे के खुतबे को रोक के पूछ रहा है। अब लीडर का जर्फ देखिए। लीडर कह रहे हैं कि मैं जवाब देता हूं इसका। वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे से पूछो। बेटे ने जो उसे हिस्सा मिला वो बाप को दे दिया। मतलब वो भी नहीं कैसे सर कलम कर दो, इसने मेरी गुस्ताखी कर दी, इसको मार दो, इसको यहाँ से निकाल दो, नहीं। सवाल को सुना, अप्रिशिएट किया और फिर उसका रीजन बताया कि देखो मैंने, मेरे पास भी एक हिस्सा था लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे एक दे दिया था। तो ये थे लीडर उस टाइम के। स्टोरी समझ में आ गई? नशरा आपको क्लियर हो रहा है? ओके, ये सुनी हुई है आपने स्टोरी। दूसरा, जब हम बात करते हैं ना सिविल सर्वेंट बनने की, वहां पे इमाम अबू हनीफा और हजरत अली, जिसका भी आपको सूटेबल डेटा मिल जाए, दोनों को ऑफर हुई काजी बनने की। भाई वो कहते हैं भाई आप मोस्ट रिस्पेक्टेबल है, अल्लाह के करीब है, आप जो फैसला देंगे वो हम मानेंगे, तो आप काजी बन जाए, यानी जज बन जाए। दोनों ने माजरत कर ली। दोनों ने कहा नहीं हम नहीं बन सकते। क्या है वजह? वजह हदीस में पता चली। वजह ये थी कि एक नॉर्मल शख्स जो है ना, उससे कब्र में सिर्फ एक चीज का हिसाब किताब मांगा जाएगा, वो उसके खुद का। मिसाल के तौर पे नमाजों के बारे में, फराइज के बारे में, जवानी मिली कहाँ लगाई, इस तरह के सवाल जो है नॉर्मल सवाल होंगे, वो एक बंदे से होंगे। लेकिन अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो आपके सवालात बढ़ जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो मैंने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपको, आपने उसका क्या किया?
आपकी रियाया पे कितना खर्च किया? आपकी रियाया जब जुल्म सितम में थी, आप तब कहाँ थे? समझ रहे हो बात को? यानी हिसाब किताब डबल हो जाएगा। तो वहां के लोग अक्लमंद थे, उन्होंने कहा भाई हमने सिविल सर्वेंट वगैरह नहीं बनना। लेकिन अब हम लोग हैं तो हम लोग बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट। ठीक है। दो वाकयात हो गई है। तीसरा वाकया है हजरत अबू बकर का। अब हजरत अबू बकर का क्या सिलसिला है कि ये खलीफा है। इन्होंने अपनी सैलरी कितनी मुकर्रर की? जितनी एक लेबर को मिलती है वहां पे। मिसाल के तौर पे, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे सिंध गवर्नमेंट ने 40,000 रुपए रखी है सैलरी मिनिमम मजदूर की, तो गवर्नर सिंध या चीफ मिनिस्टर जो है सिंध का, वो भी बोले नहीं मुझे 40,000 रुपए ही दो? ऐसा पॉसिबल है? जी। हजरत अबू बकर की जो वाइफ है, उन्होंने एक बार डिमांड ये की कि खीर बनाते हैं। तो उन्होंने हजरत अबू बकर को कहा कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा चावल ले आए बैतुल माल से, ताकि मैं खीर बना लूं। हजरत अबू बकर ने कहा कि भाई जो मिलता है उसी में गुजारा कर लो। तो इनकी वाइफ ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू किया चावल। एक दिन हजरत अबू बकर खाना खाने बैठे, उनको खीर ला के दे दी। तो हजरत अबू बकर ने पूछा तुम्हारे पास ये खीर कहाँ से आई, कैसे बनाई? तो उन्होंने बोला कि जो हमें सैलरी मिलती है बैतुल माल से, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा सेव किया और फिर आपके लिए मैंने खीर बना दी। तो अब हजरत अबू बकर ने क्या किया कि उन्होंने पूछा कि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे घर में, और वो जितने चावल एक्स्ट्रा थे वो उठा के उन्होंने बैतुल माल में वापस दिए कि अगले महीने से मुझे कम देना, क्योंकि मेरी जरूरत से ज्यादा ही है, मेरा गुजारा कम चावलों में हो रहा था। इतनी छोटी छोटी चीजों के उस पे अब पूरे पूरे वाकयात हैं। अब आप ये तीन स्टोरी अगर पेपर में लिख देते हैं तो तकरीबन 3 पेजेस ले लिए। आपने 3 पेजेस ले लिए, फिर 2 आयत 2 हदीसें और एक बुक रेफरेंस, हो गया सवाल पूरा। ये आपका कंप्लीट हुआ गवर्नेंस से रिलेटेड ना, ठीक है। मैंने ग्रुप में शेयर किया था बहुत पहले, इस्लामिक स्टडीज का पास पेपर एनालिसिस। अब क्लास के बाद आपका काम ये है कि उसको उठाएं और जाके देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से किस किस टाइप के सवाल आए हुए हैं। फिर फोल्डर में जाइए, 2-3 किस्म के नोट्स पड़े हुए हैं, नोट्स उठाएं। उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाएं। पहले आउटलाइन मुझे चेक करवा दें, फिर लिखना शुरू कर दें। बस इतना सा काम है।
जी जनाब, कोई सवाल है यहाँ तक? कोई बात जो तंग कर रही हो? जी, कोई सवाल है किसी का? कोई मसला हो रहा है तो बताओ। इज इट बेटर टू ऑप्ट दिस सब्जेक्ट इन इंग्लिश और इन उर्दू? यार मेरी रिकमेंडेशन होती है इसको इंग्लिश में रखा जाए। दो मेन रीजन है। आपके तमाम 11 सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर है। जो चीज आप इस्लामियत में लिख रहे हो इंग्लिश में, वो आप किसी और सब्जेक्ट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सही, जिस तरह ये वाले वाकयात है, ये उठा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिख दो, ये वाकयात ऐसे में लगा दो। सही है। तो ये कर सकते हो कुछ इस तरह से, लेकिन उर्दू अगर आप लोगे ना तो फिर नहीं होगा, फिर फंस जाओगे। ठीक है। उर्दू के लिए राइटिंग शाइटिंग अच्छी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, शेर व शायरी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस 8 चीजों से बनता है। ट्रैक्टरी कहते हैं उसको, PRACTREE। इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, पार्टिसिपेशन। जब आप इसको पढ़ेंगे तो हर हेडिंग में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है। और कोई सवाल? जी क्लियर है। चले, अब आप लोगों को होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा मिल गया है। एबिलिटी को कम मिला हुआ है। साथ में मैंने और क्या दे दिया? इस्लामियत दे दिया। बस अब जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करें। चेक करवाते रहो रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपकी तैयारी चलती रहे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।